बिहार के बक्सर में गैंगरेप और हत्या के मामले में मायावती का बड़ा बयान आया है। मायावती ने कहा है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से फौरन कार्रवाई करने की मांग की है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है आपको वो भी बताएंगे। बिहार में चुनाव के दौरान भी गैंगरेप और हत्या जैसी घटनाएं दुखद और चिंताजनक है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। वहां जंगल राज चल रहा है, चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले। मायावती का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में चुनाव के दौरान गैंगरेप व हत्या दुखद और चिंताजनक है, वहां जंगल राज चल रहा है, चुनाव आयोग फौरन इस पर संज्ञान ले। ये ट्वीट मायावती ने किया है। बक्सर में जो वारदात हुई है उसकी गूंज बिहार चुनाव में सुनाई देनी तय लग रही है। अपराधियों ने एक महिला से गैंगरेप किया और उसके 5 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी। इस महिला के साथ वो गुजरी है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आरोप है कि बदमाशों ने इस महादलित महिला से गैंगरेप किया और इसके 5 साल के बेटे की हत्या कर दी। ये जघन्य वारदात हुई बिहार के बक्सर के मुरार इलाके में। बच्चे की हत्या करने के बाद और इस महिला से गैंगरेप के बाद बदमाश इसे मरा समझकर नहर किनारे फेंक कर चले गए। नहर किनारे उसी जगह पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। और वो जो सामने का हिस्सा दिख रहा है, इस आहर के ठीक उस पार वो जो जगह है, वहीं पर वो महिला जिसने गैंगरेप का आरोप लगाया और बच्चा उसका 5 साल जो अब नहीं है, दोनों को उस महिला के साड़ी में बांधकर वो रख दिया गया था। और वो महिला जा रही थी दूसरे रास्ते से, यहाँ तक कैसे आई इसके बारे में अब तक पता नहीं चला। ये दिल दहला देने वाली वारदात उस वक्त हुई जब महिला बैंक में पैसे जमा कर वापस लौट रही थी। आरोप है कि बदमाशों ने इस महिला को रोका और अगवा करके पूरी रात गैंगरेप किया। इसी दौरान इसके 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। तड़के दोनों को नहर किनारे डाल दिया। सुबह गांव के एक बुजुर्ग ने महिला की आवाज सुनी और गांव वालों को बताया। पहले जिन्होंने देखा, कुछ आवाज आई उनको, गांव के ही बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसे पता चला आपको, क्या हुआ, कैसे इधर आए आप? आवाज आता है, तू आवाज करता है, बचाइए आवाज में हमरा आइला, तो हमू कहनी कि भाई आवाज आवता तो चोरी देखी तो। इस खौफनाक वारदात के बाद गांव में गम और गुस्सा है। महिला का मायका आंसुओं में डूबा हुआ है। कैसे पता चला आपको? 10 बजे पैसा जमा करे गल बड़े, 12 से 1 बजल तो खोजाए लगली तो ना पता चला। दलित महिला जो आरोपी हैं, 5 अज्ञात लोग और 2 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गई है, लेकिन इसके मायने बहुत हैं। इसके मायने ये भी हैं कि दलित महिला है वो जिसने गैंगरेप का आरोप लगाया है, और ये बात निकली है तो बात बहुत दूर तक जा सकती है, चूंकि बिहार में चुनाव है। गैंगरेप और बच्चे की हत्या, इन दोनों बर्बर वारदातों से पीड़िता बुरी तरह टूट चुकी है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसे बक्सर रेफर किया गया है। 15 साल के बाद भी नीतीश कुमार लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाते हैं, लेकिन इस चुनाव में जहां वो 7 निश्चय और सुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ऐसे में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप और सबसे बड़ी बात उसके 5 साल के बेटे की हत्या ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। संजय के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, बक्सर। बक्सर की घटना पर सत्तारूढ़ जेडीयू विरोधियों के हमलों का सामना कर रही है। जेडीयू ने इस मामले में सफाई दी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने। हमारी सरकार परिणाम देने के लिए वचनबद्ध है और जिन्होंने भी अपराध किया है वो सजा के, दंड के भागी हों और कठोरतम सजा मिले, ये पहले सुनिश्चित करना हमारा काम है। और निसंदेह जो भी प्रभारी मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, जैसी आवश्यकता होगी वो सब मिलकर इस पूरे प्रकरण में जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करेंगे। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, मुझे एक बात बताइए, श्याम रजक के जाने के बाद दलित चेहरे की तलाश में मांझी को नीतीश कुमार अपनी पार्टी में ले आते हैं और उसके बाद एक दलित के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। सवाल दोनों चीजों से जुड़ा है, चुनाव से भी और सुरक्षा व्यवस्था से भी। कितना बड़ा सवाल है ये?
बहुत बड़ा सवाल है और कुछ देर पहले इलाके के एसपी नीरज कुमार घटनास्थल पर आए थे और इसमें एक और जो बात है वो ये कि जिस तरीके से महिला को अपहरण किया गया, बंधक बनाया गया, उसने ये आरोप लगाया कि उसे कई घंटों तक गाड़ी में ले जाकर घुमाते रह गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी, पुलिस और वहाँ की सरकारी मशीनरी को पता तक भी नहीं चला। एसपी का ये कहना है कि इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, बाकी के बारे में पता किया जा रहा है। दूसरा अहम सवाल, आपने कहा कि श्याम रजक गए जेडीयू से आरजेडी, फिर क्या हुआ? उसी के चक्कर में अशोक चौधरी जो दूसरे दलित नेता हैं उनको जेडीयू का प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन वही मसला जो सालों पहले था कि दलित निशाने पर है, उसके साथ गैंगरेप हो गया, घंटों तक ये होता रहा, उसके 5 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी गई उसके सामने ही। ये तमाम सवाल है, आखिर कैसे हो गया, इसका जिम्मेदार भी कौन है? ये व्यवस्था और फिर सरकारी मशीनरी, तो बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है इसकी गूंज सिर्फ बिहार तक नहीं है। आपने यूपी से बीएसपी के सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट इस मामले में देखा, सब लोग बहुत चिंतित हैं। आदर्श जी पंकज, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए थे। देखिए, बिहार का चुनाव राजनीतिक बदले के एक ऐसे चक्रव्यूह में तब्दील हो चुका है जिसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश के एक तरफ लालटेन यानी आरजेडी है, तो दूसरी तरफ चिराग यानी एलजेपी और उनके साथ में है बीजेपी। अभी तक साथ रही एलजेपी जहां नीतीश के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है, वहीं बीजेपी से उनकी अंदरूनी अदावत की बातें भी चुनावी फिजाओं में है। आखिर बिहार का यह चुनाव क्यों बन गया है बदलापुर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा सवाल है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा? क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या लोग बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, इस ट्रीटमेंट में है और छप भी जाता है। कमाल है, सब लोगों को मालूम नहीं क्या था सामूहिक क्या हो रहा था, नरसंहार किस किस तरह की घटना हो रही थी। बिहार के मौजूदा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जहां नीतीश और मोदी की जुगलबंदी से आस है, वहीं आरजेडी का महागठबंधन सत्ता विरोधी लहर पर सवार है। लेकिन चुनावी बिसात पर शह और मात के स्केल में सबसे ज्यादा दांव पर नीतीश कुमार की ही साख है। हम लोग कोई परिवारवाद वाले नहीं हैं। हमारे लिए पूरे बिहार के लोग मेरे परिवार के अंग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। दलितों के मसीहा जिंदाबाद। बिहार की चुनावी बिसात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार यू टर्न मारकर अपने विरोधियों को मात दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कभी अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानने वाले नीतीश एक बार फिर कमर कसकर चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में पीएम मोदी उनके साथ हैं। कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। बिहार के पिछले चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया था, लेकिन अब मौजूदा चुनाव में एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया कि युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से रुके? मैंने करीबी रूप से देखा कि किस तरीके से दूसरे प्रदेश में हम बिहारियों को अपमानित किया जाता है। मेरी लड़ाई और कोई नहीं है, अगड़ा पिछड़ा दलित ब्राह्मण किसी से नहीं है मेरी लड़ाई सिर्फ गरीबों के लिए। बिहार के पिछले चुनाव में नीतीश के जो दुश्मन हैं वो अब दोस्त हैं और जो दोस्त थे वो दुश्मन बन चुके हैं। जाहिर है बिहार का ये चुनाव अब बदलापुर बन चुका है। बिहार के मौजूदा चुनाव की कहानी भी बदलापुर की कहानी की तरह ही बनती जा रही है, क्योंकि इसमें राजनीतिक बदले के लिए लंबे इंतजार का एंगल मौजूद है। जिन्होंने बिहार के जनता को धोखा देने का काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री डर और लालच के कारण उन्होंने जो समझौता किया
सांप्रदायिक शक्तियों से जनादेश का जो अपमान किया, वो बिहार की जनता नहीं भूली है। बिहार की चुनावी जंग में बदला लेने के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। लालू प्रसाद की आरजेडी नीतीश कुमार को बीजेपी से भी बड़ा दुश्मन बता रही है और नीतीश से धोखेबाजी का बदला लेने का ऐलान कर रही है। वहीं एनडीए से अलग होकर पीएम मोदी के नाम पर मैदान में उतरी एलजेपी के निशाने पर भी नीतीश कुमार ही हैं। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर चिराग पासवान भी नीतीश से पुराना हिसाब चुकाने की फिराक में हैं। चिराग पासवान न सिर्फ जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, बल्कि बीजेपी के उन नेताओं को टिकट भी दे रहे हैं जिनका सीट के जेडीयू के खाते में जाने से पत्ता कट गया है। साफ है, अगर चिराग का दांव चला तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा और इस तरह बीजेपी भी नीतीश से 2013 का हिसाब चुका सकेगी, जब उन्होंने पीएम मोदी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया था। जाहिर है, बदले के इस चक्रव्यूह में घिरे नीतीश को भी इसका एहसास होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने आरजेडी पर ही तान रखी है अपनी तलवार। हम लोग कोई परिवारवाद वाले नहीं हैं। हमारे लिए पूरे बिहार के लोग मेरे परिवार के अंग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और कुछ लोगों को सीमित है परिवार, बेटा बेटी यही परिवार है, इसके अलावा और कोई नहीं है। पार्टी के अंदर भी जो लोग होते हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं मिलती है। बिहार का ये चुनाव आखिर क्यों बदलापुर में तब्दील होता जा रहा है? आखिर क्यों विरोधी और सहयोगी के चक्रव्यूह में बिहार का ये कुमार फंसता जा रहा है? इस बात को समझने के लिए नीतीश कुमार की राजनीति के डीएनए पर नजर डालना जरूरी है, जिससे साफ पता चलता है कि वो वक्त और हालात के हिसाब से हर बार न सिर्फ अपने विचार बदलते रहे हैं, बल्कि विचारधारा से भी समझौता करते रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि राजनीति का ऊंट मखमली रेत देखकर ही बैठता है, और बिहार की राजनीति में नीतीश से बेहतर भला ये बात कौन जानता है। और इस बात का सबूत पटना की सड़कों पर लगा एक ये पोस्टर भी है, जिस पर लिखा है नीतीश सबके हैं। पोस्टर पर लिखी इस लाइन के बिहार के चुनाव में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ जो जेडीयू को बताना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। दरअसल इस पोस्टर के सहारे जेडीयू ने यह बताने की कोशिश की है कि मजहब या जाति कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब लोगों के हैं। लेकिन बिहार के पिछले 15 सालों के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो साफ है कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी से लेकर एलजेपी तक नीतीश कुमार समय समय पर सबके साथ रह चुके हैं। यही वजह है कि जहां विरोधी और पुराने सहयोगी उनसे हिसाब चुकता करने के लिए कमर कस रहे हैं, वहीं उनके राजनीतिक विरोधी डीएनए पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये बिहार के नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर, गरीब ये भूले नहीं है। हर घंटे में बिहार में 4 घंटे में बिहार में एक रेप होता है, 5 घंटे में एक हत्या होती है। तो इस पे ज्यादा हमको विश्लेषण नहीं करना, लेकिन हम ठेठ बिहारी हैं। हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। और एक बात बता दें, हम ठेठ बिहारी होने के साथ साथ मेरा डीएनए भी बहुत शुद्ध है। कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास ज़रूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि विकल्प की तरफ ज़रूर बिहार की जनता जाए। एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपने आप को मैं रखना ज़रूर चाहूँगा। कोई खास ऐसी न व्यक्तिगत खुंदक है, न कोई बहुत आइडियोलॉजिकल लड़ाई दिखाई दे रही है। ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई जरूर है कि इनके एम्बिशन और नीतीश कुमार के एम्बिशन में कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है। और चिराग अपना भविष्य अगले चुनाव में देख रहे हैं या अगली विधानसभा में देख रहे हैं। अभी तक जो उनकी भूमिका है वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो मार्जिन पे हैं। और उनको लग रहा है कि अगली विधानसभा और ख़ास तौर से अगले विधानसभा चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उनको करनी चाहिए। लेकिन जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा
अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने नीतीश के डीएनए तक पर सवाल उठाया था और जवाब में नीतीश कुमार ने इसे चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया था। 2015 के बिहार चुनाव में तब एक दूसरे पर प्रहार और कटाक्ष करते हुए वोट मांगने वाले पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार इस बार साथ साथ एक ही गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। दिलचस्प बात यह है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की पृष्ठभूमि और छवि का विरोध करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था और अपने उन्हीं राजनीतिक दुश्मन लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया था, जिनका विरोध करते हुए कभी न सिर्फ उन्होंने जनता दल तोड़ा था बल्कि अपनी अलग समता पार्टी बनाई थी। समता पार्टी के रास्ते बीजेपी से दोस्ती करके बाद में नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सरकार भी बनाई, लेकिन 2015 में नीतीश ने पाला बदला और लालू की आरजेडी से गठबंधन करके फिर मुख्यमंत्री बन गए। तब ऐसा लगा था कि अपने आपसी मतभेदों से उबरकर अब ज्यादातर जनता दल परिवार कम से कम बिहार में एक हो ही जाएगा, लेकिन राजनीति ऐसी सीधी चाल भला कहां चलती है। अभी आधा कार्यकाल भी नहीं बीता था कि नीतीश कुमार ने आरजेडी को ठेका दिखाते हुए बीजेपी से दोस्ती कर ली और बिहार में न सिर्फ सरकार बना ली बल्कि 2019 का चुनाव भी एनडीए के झंडे तले ही लड़ा। जाहिर है कभी पीएम मोदी के साथ पोस्टर पर अपनी तस्वीर देकर भड़क उठने वाले नीतीश कुमार आज उन्हीं के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। चुनावी बिसात पर जिन दलों और नेताओं को नीतीश कुमार ने मोहरा बनाकर कभी इस्तेमाल किया, अब यही नेता और दल मौजूदा चुनाव में उन्हें ललकार रहे हैं। कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ जाती है सत्ता उसकी आती है। हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया, हम लोगों ने हमेशा प्री पोल अलायंस किया है। 2000 में पार्टी बनी थी तब से लेके अभी तक आप देख लें कभी भी पोस्ट पोल, उसकी सरकार बन जाएगी इसलिए हम समर्थन कर दें, कभी नहीं। जिसके साथ हम लोग प्री पोल रहे हैं और आज की भी तारीख में प्री पोल हम लोग का क्लियर है। पार्टी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति कल संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद गई उसमें भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये हर एक प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक बनेगा, जो चुनाव जीतेगा, वो प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देगा। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक तरफ आरजेडी की लालटेन है तो वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ तलवार भांज रहे हैं। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू से नाराज एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनाव से ठीक पहले एलजेपी की इस पलटी ने बिहार में चुनाव की तस्वीर बदल कर रख दी है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी का केंद्र में बीजेपी के साथ तालमेल बना रहेगा और राज्य में चुनाव बाद उनके विधायक बीजेपी को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार से लंबे समय से नाराज चल रहे चिराग पासवान पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 6 बार मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान एक बार उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई है। दरअसल चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तलवारें उस वक्त ही खिंच गई थीं जब नीतीश की पहल पर पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हुए। ऐसा कहा गया कि एनडीए की राजनीति में एलजेपी को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार मांझी को एनडीए में लाए हैं, क्योंकि मांझी की हिंदुस्तान अवाम पार्टी और एलजेपी का दलित वोटों में असर माना जाता है। लेकिन मांझी की एनडीए में एंट्री के साथ ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया था कि उनका जेडीयू और मांझी की पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है और अब चुनाव से ठीक पहले जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान ने नीतीश से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? क्या जेडीयू को दरकिनार कर बीजेपी और एलजेपी साथ आ सकते हैं? क्या एनडीए से जेडीयू को बाहर जाना पड़ सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार के मन में भी चल रहे होंगे। ऐसे में नीतीश का प्लान बी क्या होगा?
क्या नए समीकरण बन सकते हैं? यही जानने की एबीपी न्यूज ने कोशिश की है। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे। हम लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? वो इसलिए क्योंकि बिहार में तेजी से जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे, उसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के अलावा वोटरों के मन में भी कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने साफ किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो फैसला किया गया है वो सबकी सहमति से हुआ है। मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी। कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं देता हूं। एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ है उसके मुताबिक जेडीयू 115 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की एचएएम के हिस्से में 7 सीटें आई हैं। बिहार में एनडीए के इस नए समीकरण में लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों पहले तक बिहार में एलजेपी एनडीए का एक अभिन्न अंग थे, लेकिन आज नहीं है। दिलचस्प यह है कि एलजेपी ने बिहार में भले ही एनडीए से नाता तोड़ लिया हो, लेकिन केंद्र में वो अभी भी साथ है। चिराग पासवान कहते हैं कि वो पीएम मोदी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार का वो समर्थन नहीं करते। यही बात नए सियासी समीकरण को जन्म दे रही है। बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। बीजेपी के अब तक के रुख से तो यही मैसेज जाता है कि एलजेपी से बीजेपी ने किनारा कर लिया है, लेकिन क्या ये चुनाव के पहले की ही तस्वीर होगी या फिर चुनाव के बाद का सच भी यही होगा? राजनीतिक गलियारों में वैसे तो इस बात की बड़ी चर्चा है कि एलजेपी को अलग करना कहीं बीजेपी के प्लान बी का हिस्सा तो नहीं है। दावे के साथ इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उससे तो इस तरह की चर्चा को और ताकत मिल रही है। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। नीतीश जी ख्वाब पाले हुए हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे जदयू भाजपा की। कमाल का चुनाव है, भाजपा हर जगह दिख रही है और जब हर जगह कोई दिखे ना तो कहानी में कोई लोचा तो जरूर है। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं। कहते हैं क्रिकेट और राजनीति में आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है। बिहार के तमाम राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने के लिए अपने सारे दांव चल दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के पुराने महारथी हैं, उन्होंने भी ये चर्चाएं जरूर सुनी होंगी और ऐसे में अपने प्लान बी पर भी सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर चुनाव में एनडीए को बहुमत नहीं मिला तो नए समीकरण तो बनाने ही होंगे। नीतीश को नए समीकरण पर इसलिए सोचना होगा क्योंकि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि बिहार में जिन सीटों पर बीजेपी लड़ रही है उनके अलावा वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, बीजेपी खुद 110 सीटों पर लड़ रही है, यानी कि चिराग पासवान 133 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक बात पहले चरण की है तो पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होने हैं। चिराग ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, इनमें से एक भी उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं है। चिराग ने सभी उम्मीदवार नीतीश, मांझी और वीआईपी के खिलाफ उतारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब पिछले 15 साल का उदाहरण देते हैं अपने 15 साल के कार्यों को ऊंचा दिखाने के लिए, मेरे लिए चिंता का विषय ये रहा है।
आप किसी की लकीर को छोटा दिखाकर अपनी लकीर को बड़ा ना करें, बल्कि अपनी लकीर को इतना बड़ा करें कि भविष्य में वो उदाहरण बने जो मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़े थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के चलते नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था। हालांकि एलजेपी बीजेपी के साथ थी। उस वक्त नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इसके चलते 2015 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार आमने सामने थे। 2015 में बीजेपी और जेडीयू का मुकाबला 56 सीटों पर हुआ था। इन 56 सीटों में से जेडीयू 30 सीटें जीती थी, जबकि 25 सीटों पर तब भी बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो चुका है। अब जाहिर है पिछली बार की तरह इस बार जेडीयू के सभी विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में वो पाला बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं और जिस तरह से जेडीयू के नेता पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे नीतीश की नींद हराम हो सकती है। बीजेपी के भी ऐसे कई असंतुष्ट नेता हैं जो एलजेपी में शामिल हो रहे हैं। राजेंद्र सिंह भी ऐसे ही नेताओं में से एक हैं। वो चिराग पासवान से मिलकर एलजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वही राजेंद्र सिंह हैं जिनके नाम की चर्चा 2015 में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के लिए भी हो रही थी। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के ज्यादातर बागी विधायक जदयू के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि लोजपा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो ऐसे में अगर लोजपा के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतते हैं तो भी वो जदयू का वोट जरूर काटेंगे, जिसका फायदा महागठबंधन और दूसरे दलों को हो सकता है। ऐसे में चुनाव के बाद नीतीश कुमार को दूसरे राजनीतिक समीकरण की तरफ देखना पड़ सकता है। चुनाव में जिस किस्म से बीजेपी के बड़े नेता उतर रहे हैं एलजेपी की ओर से, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया, ये सब ऐसे नाम हैं कि बीजेपी के स्पोक्समैन रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, संघ से आए हैं। तो इन लोगों के पाला बदलने के बाद निश्चित रूप से काफ़ी खटास होगी जेडीयू में। तो संभव है कि फ्री फॉर ऑल हो जाए चुनाव। नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ जाने से कोई गुरेज नहीं है। ये बात उन्होंने 2015 में साबित कर दी है। 2015 के चुनाव में जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। देश में मोदी लहर के बावजूद दोनों ने बिहार में एनडीए को पटखनी दे दी थी। 2015 में नीतीश और लालू के महागठबंधन को 178 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए सिर्फ 58 सीटों पर सिमट गई थी। अन्य को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। अगर गुस्सा ज्यादा हुआ तो वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, किसी तीसरे का नाम आ सकता है, हो सकता है तेजस्वी को सपोर्ट। इस किस्म की चीज़ें, जिस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ये दूध की कौड़ी लग रही हो, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए, अगर एनडीए को बहुमत न मिला तो निश्चित रूप से ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे नीतीश कुमार की सरकार बनने की और क्या संभावना हो सकती है, जहां मुख्यमंत्री का पद नेगोशिएबल ना हो। वो ऐसे किसी गठबंधन में नहीं जाना चाहेंगे जहां वो मुख्यमंत्री ना हो। तो इसलिए आरजेडी के साथ जाने की संभावना मुझे कम लगती है। ये निर्भर करेगा कांग्रेस की कितनी सीटें आती हैं। अगर 80 से ज़्यादा सीटें जेडीयू जीतने में कामयाब हो जाती है तो ऐसे में बदले हालात में दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बनाने की संभावना टटोल सकती है। इसमें प्रमुख कांग्रेस है, जिसने पिछले विधानसभा में 27 सीटें अपने नाम की थी। नीतीश कुमार कांग्रेस पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसका एक सबूत है अशोक चौधरी का जेडीयू में आना। अशोक चौधरी एक दलित नेता हैं और बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। चुनाव से नीतीश ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया। साफ है कि वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। ऐसे में अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो वो उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं कांग्रेस ने 41 सीटों पर ताल ठोकी थी। उस समय पार्टी ने 27 सीटें अपने नाम की। इस बार महागठबंधन के सीट बंटवारे में कांग्रेस को 70 सीटें आई हैं। तो नीतीश कुमार देखिए बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। वो क्यों आरजेडी को फिर जिंदा करना चाहेंगे और अपने समर्थन से क्यों जीवित करना चाहेंगे जहां उनको कुछ न मिल रहा हो। अगर वो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना होती है तो निश्चित रूप से वो जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कि नहीं ये कहना अभी बहुत मुश्किल है।
लेकिन इस संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बाहर से महागठबंधन को नीतीश कुमार समर्थन देंगे या बिना मुख्यमंत्री बने जो है सरकार में शामिल होंगे, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थिति आती है कि किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिले तो क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार खुद सीएम ना बनकर बाहर से महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के किसी नेता के लिए डिप्टी सीएम का पद मांग सकते हैं? ये ऐसी संभावनाएं हैं जिसे पूरी तरह से कोई भी खारिज नहीं कर रहा है। इस बार बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के अलावा भी कई चुनावी खिलाड़ी मैदान में हैं। भले कोई भी चुनाव जीतने की कुव्वत न रखता हो, लेकिन वोट काटने की जरूर रखता है। ऐसे में नीतीश कुमार जैसे मचे हुए राजनीतिक खिलाड़ी प्लान बी के बारे में न सोच रहे हों, ये मुश्किल लगता है।